Hello everyone, welcome on Mohori Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma, Faculty of English Literature. So today's class for especially BA first year student of MDS University, and today we are talking about a novel which is written by R.K. Narayan, and the novel name is The Bachelor of Arts. So yes, बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के सिलेबस में है, सेकंड पेपर के सिलेबस में। और अभी सेकंड पेपर का जो पेपर है वो भी एग्ज़ाम बाकी है उसका भी, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम पढ़ेंगे बहुत शॉर्ट में, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। लॉन्ग तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, वीडियो में पॉसिबल नहीं है। सो चलो लेट्स गो। हाँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो नॉवल है 1937 में पब्लिश हुई है, आर के नारायण ने लिखी है। आर के नारायण एक इंडियन राइटर हैं, उनकी नॉवल है ये। उन्होंने अपनी जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज़ नॉवल है उसमें फ़िक्शनल टाउन दिया है जिसका नाम है मालगुडी, और वो मालगुडी जो ये फ़िक्शनल टाउन है ये उनकी हर शॉर्ट स्टोरी में और हर नॉवल में मिलेगा। उन्होंने ट्रिलॉजी लिखी, ट्रिलॉजी इन द सेंस जो 3 नॉवल एक साथ में लिखी जाए और एक दूसरे से थोड़ी बहुत कनेक्टेड हो, उसको ट्रिलॉजी बोलेंगे हम। तो उन्होंने ट्रिलॉजी लिखी। ट्रिलॉजी का जो फर्स्ट पार्ट है वो था स्वामी एंड फ्रेंड्स, सेकंड द बैचलर ऑफ आर्ट्स, एंड द एंड विद इंग्लिश टीचर। और वो ट्रिलॉजी एंड किसके साथ होती है? इंग्लिश टीचर के साथ में। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टोरी जान लेते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स में क्या है? बैचलर ऑफ आर्ट्स वैसे तो आपको पता है फुल फॉर्म किसकी है? बीए की। ठीक है, अब बैचलर ऑफ आर्ट्स जो स्टोरी है वो एक तरह से लव स्टोरी भी बोल सकते हैं आप, और आप बोल सकते हैं इसको कि थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से रिलेटेड है ना। इसमें कुछ सोशल कॉन्टेक्स्ट भी है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी इसको बोल सकते हैं। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स स्टोरी में एक हीरो है जिसका नाम है चंद्रन, और हीरोइन है उसका नाम है मालाथी। इन दोनों की लव स्टोरी पे ये बेस्ड है। जो चंद्रन है वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है जिसका नाम है मालाथी। वो उससे शादी करना चाहता है एक्चुअली, पर होता क्या है कि जो मालाथी की जो फैमिली है वो बिलीव करती है हॉरोस्कोप मैच करने में, जैसे कुंडलियाँ मिलाने में। तो फाइनली जब इसके चंद्रन की फैमिली उस मालाथी के घर जब रिश्ता लेकर जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग हॉरोस्कोप्स मैच करेंगे, कुंडली मिलाएंगे। तो जब कुंडली मिलान होता है, प्रोसीजर जब चलती है कुंडली मिलान की, तो पता चलता है कि जो चंद्रन, जो हमारा हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, वो क्या है? मांगलिक है। और आप सबको पता है कि जिनके घर में कुंडलियाँ मिलाई जाती है उन सबको तो आइडिया है कि एक मांगलिक की शादी किससे हो सकती है? एक मांगलिक से ही हो सकती है। तो ऐसा ही सेम चंद्रन के साथ हुआ कि उसकी जो मालाथी की फैमिली है उन्होंने रिस्पांस दिया कि हमको शादी में प्रॉब्लम है, क्योंकि जो आपका बेटा है वो एक मांगलिक है और मांगलिक की शादी सिर्फ मांगलिक से ही हो सकती है, और हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी को आपके बेटे के साथ शादी करने के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वो एक मांगलिक है और हमारी बेटी मांगलिक नहीं है। तो ये सब उसकी लाइफ में हो रहा है, चंद्रन की लाइफ में। अब वो बहुत सैड हो गया, क्योंकि जो नेगेटिव रिस्पॉन्स आया उससे ऑब्वियस बात है कि सैडनेस तो उसको आएगी। वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास, ज्योतिष के पास गया। उसने अपनी सारी बात अपने एस्ट्रोलॉजर को बताई कि भाई ऐसी ऐसी बात है और मैं उस लड़की से शादी करना चाह रहा था, बट वो लड़की के यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है कि मैं मांगलिक हूँ और नहीं हो सकती। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जब आप 20 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो आपको मांगलिक का दोष नहीं लगता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शादी कर सकते हैं। पर फिर भी वो कोई सोल्यूशन नहीं निकलता और उनकी शादी नहीं होती, मालती की शादी किसी और के साथ हो जाती है। इससे उसका एकदम हार्ट ब्रोकन हो जाता है उसको, और उसको फील होता है कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं रहा है ना। जो टीनेजर्स के माइंड में चलने लग जाता है कुछ ब्रेकअप होने के बाद में या कुछ होने के बाद, ये डिप्रेशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो सेम ऐसा ही किसके साथ होता है? चंद्रन के साथ होता है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, और स्ट्रेस में आने के बाद उसको लगता है कि मेरे लिए अब दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ तबाह हो गया है, मुझे तो संन्यास धारण कर लेना चाहिए। सेम जैसा वो सोचता है वैसा वो कर भी लेता है। वो संन्यास धारण कर लेता है और जाता है, पहले अपने बाल कटवाता है, उसके बाद किसी गांव में जाता है और फिर अपने जो नाई है जो उसके बाल काट रहा है उनको बोलता है कि मेरे को एक भगवा कपड़े चाहिए, है ना। भगवा कपड़े से मुझे ऐसे फील हो कि मैं एक साधु बन गया हूँ, मैंने संन्यास धारण कर लिया है। फाइनली उसको कपड़े भी मिल जाते हैं, उसने अपने बाल कटवा लिए, वो संन्यास धारण कर लेता है, और ये प्रोसीजर इसका 8 महीने तक लगभग चलता रहता है। पर एक बार बाल कटवाने के बाद क्या है, बाल तो बड़े हो जाते हैं, तो जब उसके बाल आ गए, दाढ़ी आ गई, फिर भी वो नहीं शेव करवा रहा है, 8 महीने तक वैसे ही है वो जैसे है। तो बड़ी बड़ी जटाएं, तो एकदम अच्छी वाली फीलिंग आने लग गई कि ये एक साधु बन गया।
फाइनली 8 महीने कंप्लीट होते हैं, वो किसी गांव में जाता है, वहाँ उसे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है एज ए साधु, एज ए सन्यासी, उसे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। वहाँ के गांव वाले सब उसको कुछ कुछ पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसको पता है अंदर से गिल्ट फील होता है कि यार मैं जो हूँ वो एक्चुअल सन्यासी नहीं हूँ, मैं इन सबको धोखा दे रहा हूँ, ये लोग मुझे कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम उसका फर्स्ट टाइम होता है कि उसको गिल्ट फील होता है कि मैंने ये क्यों किया, मतलब मैं डबल फेस स्टैंड कर रहा हूँ इनके सामने। फाइनली उसको जब गिल्ट फील होता है तो वो एक अपने फादर को एक लेटर भेजता है जिसमें वो उससे 25 रुपये मंगवाता है कि भाई मुझे 25 रुपये की नीड है। और वो क्योंकि वो अपने घर वापस जाना चाह रहा है, उसको गिल्ट फील हुआ है कि मैंने ये सही नहीं किया, मैंने एक लड़की के चक्कर में अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया और मैंने एक लड़की के चक्कर में इन सबको धोखा दे रहा हूँ, ये सब मुझे एक्चुअल वाला साधु सन्यासी समझ रहे हैं। तो उसको जब गिल्ट फील हुआ तो वो वापस अपने घर जाने के लिए रेडी हुआ। फाइनली वो अपने घर पहुंचा है। घर पहुंचने के बाद में वही उसने अपने फादर को बोला कि मुझे जॉब करनी है, मुझे एज ए न्यूज़ एजेंट जॉब करनी है, आप किसी एजेंट से बात कीजिए। देन उसने एज ए न्यूज़ एजेंट एक जॉब ज्वाइन किया। वो अपनी जॉब पे जा रहा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो जिस जगह से दूर गया था जहाँ मालाथी रहती थी वहाँ वापस आ गया है। तो फिर उसका कनेक्शन वही सब माइंड में चल रहा है कि यार मैं उससे प्यार करता था एंड ये सब। तो फिर भी वो बाद में थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करता है कि नहीं मुझे ये सब अब नहीं सोचना है। फिर उसके जो फादर हैं वो उसके लिए एक प्रपोज़ल लेके आते हैं सुशीला नाम की लड़की का कि भाई ये लड़की है और तुम इससे शादी करना चाहो और अपनी फैमिली दोबारा करना चाहो, बनाना चाहो तो तुम बना सकते हो, तुम सोच सकते हो इस बारे में। फिर उसे भी लगता है कि नहीं इतना टाइम मैंने अपनी फैमिली को परेशान किया है, मैं खुद भी गिल्ट में रहा हूँ, तो अब मुझे अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट करनी चाहिए। तो वो क्या करता है, उस लड़की का जो प्रपोज़ल है सुशीला का वो एक्सेप्ट कर लेता है और वो हैप्पीली शादी कर लेते हैं। तो ये एक मैंने आपको बहुत शॉर्ट में स्टोरी बताई है कि ये क्या लिखा है आपके बैचलर ऑफ आर्ट्स में, ये स्टोरी चल रही है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है बैचलर ऑफ आर्ट्स में आपको एग्जाम में क्या करके आना है, आज हम उसी पे बात करेंगे। स्टोरी तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आपने पढ़ी ली, शॉर्ट में मैंने बता दी तो आपको दोबारा रिमाइंड हो गई, रिवाइज हो गई। पर अब जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्ज़ाम में आंसर कैसे करके आएंगे वो आज आपको मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो क्या होता है, जब हम कोई भी आंसर करते हैं तो हमको क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है। अगर हम पोएम का आंसर करते हैं तो पोएट का इंट्रोडक्शन लिखना होता है, नॉवेल का कर रहे हैं तो नॉवेलिस्ट का इंट्रोडक्शन लिखिए, ऐसे का कर रहे हैं तो ऐसेस्ट का इंट्रोडक्शन लिखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप करके आएंगे इंट्रोडक्शन टू द नॉवेलिस्ट, है ना। तो नॉवेलिस्ट यहाँ कौन है, आर.के. नारायण। तो आप आर.के. नारायण की बायोग्राफी लिख कर आएंगे और जब आप आर.के. नारायण की बायोग्राफी लिखेंगे तो आपके लगभग एक पेज में आर.के. नारायण की बायोग्राफी आएगी। उसमें क्या आएगा, बॉर्न एंड बॉट अप, ये कहाँ इसने अपना जीवन कहाँ शुरू किया, ठीक है, कब ये जन्मा है, कब इसकी डेथ हुई है, इसको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, इसको जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये अवार्ड्स मिले हैं तो उनके नाम लिखो, कब मिले हैं, है ना, कब इनका बॉर्न हुआ है, इन्होंने अपने टाउन का नाम फिक्शनल टाउन का नाम मालगुडी रखा है ना। ये सारी चीज़ें आप आर.के. नारायण की बायोग्राफी में लिख के आएंगे। कहाँ ये पढ़े हैं, इनकी फैमिली कैसी थी, कहाँ से बिलोंग करते थे, ये सब आपको इंट्रोडक्शन में लिख के आना है और ये कंपलसरी है, लिख के आना ही है। मतलब आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और आएगा डेफिनेटली क्योंकि आपके एक ही नॉवल है ये बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आपके आएगा, वो भी बड़ा क्वेश्चन आएगा जो अप्रोक्स 16 और 20 मार्क्स का होगा। तो आपको इंट्रोडक्शन टू द नॉवलिस्ट करके आना है। सेकेंड पॉइंट आप करके आएंगे इंट्रोडक्शन टू द नॉवल। अब मुझे पता है कि अभी तक शायद आप लोग ये नहीं करके आ रहे थे, बट ये करना बहुत कंपल्सरी है क्योंकि सबको पता है, जो कॉपी चेक करते हैं उनको आपकी स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, उनको भी पता है कि स्टोरी आप लिख देंगे, लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी आप स्टोरी लिख देंगे, एक लड़का है एक लड़की है, बट वो चेक करते हैं कि आप किस अकॉर्डिंग अपना माइंड सेट करके लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू द नॉवल में क्या लिखेंगे आप, इंट्रोडक्शन टू द नॉवल में लिखेंगे नॉवल कब पब्लिश हुई है, उसका फिक्शनल टाउन क्या है, तो मालगुडी टाउन है, और नॉवल में क्या क्या दिखाया गया है, किस चीज़ पे दिखाया गया है, साइकोलॉजिकल नॉवल है, सोशल कॉन्टेक्स्ट नॉवल में है, ये सब चीज़ें आप
आपका हाफ पेज भर ही जाएगा इसमें इंट्रोडक्शन टू द नॉवल में। थर्ड पॉइंट आप अगर लिखते हैं तो थर्ड पॉइंट लिखिए आप समरी का, समरी ऑफ द नॉवल। पॉइंट्स बना के ही एग्जाम में आंसर करके आना है। तो थर्ड पॉइंट आप समरी का लिखेंगे। समरी आप इजीली लिख सकते हैं क्योंकि समरी में आपको कंप्लीट स्टोरी लिखनी है। जो भी प्रोटैगनिस्ट है, जो भी उसकी हीरोइन है, वो क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ पढ़ा है चंद्रन, वो क्या चाहता है, वो कौन कौन से प्लेसेस में गया, उनके नाम आप हाईलाइट करेंगे कि वो इस गांव में पहुंचा है, इस गांव में उसका रिस्पेक्ट हुआ, ठीक है, वो वापस आना चाह रहा है। तो जो मेन चीज़ें हैं समरी में, इन शॉर्ट आपको समरी लिखनी है, बट समरी में भी जो आपको मेन चीज़ें हैं जैसे किसी गाँव का नाम है तो वो सब आपको हाईलाइट करके लिखना है, थोड़ा सा समरी अच्छे से लिखनी है। फोर्थ पॉइंट पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो फोर्थ पॉइंट आपका आएगा कैरेक्टर, कैरेक्टर्स या कैरेक्टर स्केच, कुछ भी, कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल। कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल में आपको मेजर कैरेक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया चंद्रन की फैमिली के बारे में, कौन कौन है उसकी फैमिली में, मदर का, फादर का क्या नाम है, और आपको जो हीरोइन है उसकी फैमिली के बारे में, हीरोइन का क्या नाम है। तो एक कैरेक्टर लिस्ट जब आप बनाएंगे तो आपको आराम से 5-7 कैरेक्टर, मेजर कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। मेजर कैरेक्टर्स का नाम लिखो, उसके आगे लिखो कि वो कौन है। जैसे चंद्रन लिखा, फिर आगे डैश लगा के लिखा कि प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल या हीरो ऑफ द नॉवल। ऐसे करके आपको कैरेक्टर्स लिखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो आपको लिखना है थीम ऑफ द नॉवल, थीम ऑफ द नॉवल। अब थीम ऑफ द नॉवल क्या है, इसमें आपको आराम से 4-5 से ज़्यादा ही थीम मिल जाएगी। अब थीम होती क्या है, देखो हमको नॉवल पढ़ने के बाद में क्या क्या फील हुआ। सोशल कॉन्टेक्स्ट है, इसमें दिखाया गया है जो नॉर्मली डेली लाइफ कैसी है हम लोग की, वही दिखाया गया है एज इट इज़ स्टोरी। हमारे भी होती है, हमारे भी ऐसे ही करते हैं, हॉरोस्कोप मैच करते हैं, लड़का मांगलिक होगा तो शादी नहीं करेंगे। तो आप ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स बनाइए। सोशल कॉन्टेक्स्ट इस नॉवल में दिखाया गया है, उसके अंदर का मैटर स्टोरी में से ही आपको लिखना है। जो आपकी समरी आप पढ़ के जाओगे तो समरी लिखनी है छोटी छोटी कि सोशल कॉन्टेक्स्ट इस अकॉर्डिंग है। फिर आप लिखते हैं लव, तो इसमें लव दिखाया गया है, तो आप लिखेंगे कि जो हमारा हीरो है वो हीरोइन से बहुत लव करता है, उनका नाम ये है और वो उसने उसको तब देखा, शादी के लिए प्रपोजल भेजा है, बट फाइनली उनकी शादी नहीं हो पा रही है। ब्रेकअप लिख सकते हैं आप इसके थीम में। आप इसके थीम में साइकोलॉजिकल पॉइंट भी लिख सकते हैं। साइकोलॉजी किसकी दिखाई है, चंद्रन के माइंड की, उसका माइंड कैसे चल रहा है, वो क्या चाह रहा है। आप इसके पॉइंट में, थीम में फ्रेंडशिप लिख सकते हैं। जैसे कोई चंद्रन का फ्रेंड था, उसने उसकी कैसे हेल्प की है, क्या क्या किया है उसके लिए, तो वो आप लिख सकते हैं। फैमिली स्टेटस लिख सकते हैं, है ना। फैमिली वैल्यू लिख सकते हैं। फैमिली वैल्यू मतलब चंद्रन को क्या फैमिली से मिला है रिस्पॉन्स, है ना, और चंद्रन की जो फैमिली है उसको चंद्रन से क्या रिस्पॉन्स मिला है, वो सब आप लिख सकते हैं। तो अगर आप सोचेंगे छोटे छोटे, आराम से आपको 6-7 थीम मिल जाएगी। और थीम के नाम लिखें आगे, जैसे थीम ऑफ द नॉवल लिख दिया, देन आपने फर्स्ट थीम जैसे सोशल कॉन्टेक्स्ट लिखी, तो ऐसे सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं आपको, थीम आपको खुद को सोचनी है, वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। तो ऐसे सोशल कॉन्टेक्स्ट ही आपने लिख दिया। तो ऐसे आपको बहुत सारे पॉइंट्स, आराम से 4-5 थीम के पॉइंट मिल जाएंगे। तो जस्ट आपने थीम लिख दी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है थीम के बाद, इसमें आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें कंप्लीट नॉवल की आपको मिल जाएगी। थीम के बाद हम लास्ट पॉइंट लिखेंगे कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन को हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष। अब इस स्टोरी को पढ़ के क्या निष्कर्ष निकला है, आपके माइंड में क्या आया है, क्या चीज़ आपके अकॉर्डिंग सही है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या राइटर बोलना चाह रहा है, वो सब आपको लिख के आना है। तो ऐसे करोगे तो आपके 6 पॉइंट बनेंगे। 6 पॉइंट में पूरे नॉवल का आंसर रेडी हो जाएगा और आपका ये आंसर बड़ा ही आएगा, 16 या 20 नंबर का, जैसे मैंने पहले बताया। तो आप इस अकॉर्डिंग करके आएंगे तो ही आपको नंबर मिल पाएंगे। आप क्या करते होंगे, जस्ट जाके समरी स्टार्ट कर दी, या जैसे कुछ भी बैचलर ऑफ आर्ट्स का नाम देखते ही जो आपके माइंड में आ रहा है स्टोरी वो लिख दी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जैसे मैंने बताया है वैसे ही करेंगे। आप आर के नारायण का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आप नॉवल का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आप समरी लिखेंगे, आप कैरेक्टर ऑफ द नॉवल लिखेंगे, सारे कैरेक्टर्स के नाम, थीम लिखेंगे, थीम आपके आराम से 5-6 बन जाएगी। फिर लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे और ये सब करेंगे। इतने में आपके ईजिली 5 और 6 पेजेस भर जाएंगे, तो वो आराम से 20 नंबर का आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आप एग्जाम में करके आएंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स का आंसर।
स्टोरी आपको पता है सब, आज मैंने फिर से बता दी थोड़ी सी, तो आपको रिमाइंड हो गई है। और आप दोबारा अपने नोट्स देखो, पढ़ो उनको, वीडियो देखो ये। और अगर आपने इस अकॉर्डिंग आंसर प्रिपेयर नहीं किया है तो एक बार आप इस अकॉर्डिंग आंसर अपने कॉपी में नोट्स अपने बना लो, प्रिपेयर कर लो, आपके ओन नोट्स बनाओ, तो आपका पूरा आंसर तैयार हो जाएगा। और बस मेरा यही कहना है कि आप इसी अकॉर्डिंग चाहे ऐसे का आंसर हो, चाहे आपको पोएम का आंसर हो, कोई भी आंसर हो, आप ऐसे पॉइंट्स बना के करके आइए। समरी ऐसे में भी आती है, समरी आपको पोएम में भी मिलेगी, इंट्रोडक्शन आपको पोएम में भी मिलेगा, पोएट का इंट्रोडक्शन आपको पोएम का भी मिलेगा, कब पब्लिश हुई, कौन से वॉल्यूम में पब्लिश हुई, ये सब आपको पॉइंट्स सेम पॉइंट्स हैं, इनके अंदर का मैटर अलग अलग है, वो आपको खुद को पता होता है कि मैटर सबका अलग होगा। आपको इसी अकॉर्डिंग आपके आंसर्स एग्जाम में करके आने हैं और डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि आपके अच्छे मार्क्स अगर इस अकॉर्डिंग करके आएंगे तो ज़रूर आ जाएंगे। नाउ थैंक यू सो मच।